वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। उससे पहले हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। जो मनाते हैं, जो नहीं मनाते उनके लिए हैप्पी सुशासन दिवस। किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हमने इसको पहले ही डिस्कस किया था सुशासन सप्ताह डिस्कस करते हुए। तो चलिए फटाफट हेडलाइन डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस जियो ने रिलायंस इंफ्राटेल के 3720 करोड़ रुपए में 100% हिस्सेदारी हासिल की। पीएम मोदी ने स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान में 75वें अमृत महोत्सव को किया संबोधित। इसके बाद सुदीप और शोभना ने 2021-22 के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने सैम कुरियन। भारत और जापान 2023 में पहला हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन आयोजित करेंगे। UIDAI को मिला है सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए शीर्ष डेटा पुरस्कार। NHPC ने जीता है भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार। NHPC के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का प्रयोग करेगा श्रीलंका और रूस। ये पुरानी न्यूज़ है, इसमें कुछ डायमेंशंस नए हैं, इस वजह से इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम अपने मेन डिस्कशन पे चलते हैं, जिसमें पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है 24 दिसंबर को। क्यों मनाया गया? क्योंकि इसी दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास हुआ था और इस साल की जो थीम है उपभोक्ता दिवस की वो फेयर डिजिटल फाइनेंस है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नेशनल अफेयर्स में पहला हमारा सीरीज है डिफेंस का। भारत जापान 2023 में पहला हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन आयोजित करेंगे। कहाँ पर होगा ये? जापान में होगा। जापान के 2 हवाई अड्डों के बीच ये होने वाला है, इरुमा हवाई अड्डे और हयाकुरी हवाई अड्डे के बीच। 16 से 26 जनवरी 2023 के मध्य ये आयोजन होने वाला है। वीर गार्जियन 23 ये शो करता है 2023 को। इसके साथ ही जानना एक बात और ज़रूरी है कि धर्मा गार्जियन भी जापान और इंडिया के बीच होता है, लेकिन ये आर्मी का एक्सरसाइज यानी थल सेना का एक्सरसाइज है धर्मा गार्जियन। और वीर गार्जियन कौन सा है? एयर एक्सरसाइज है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा बहुपक्षीय अभ्यास, एक जो अभ्यास मिलन हम लोग करते हैं ना, इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जापान ने इस बार पहली बार पार्टिसिपेट किया था। इस बार हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं वो जनरल अनिल चौहान जी बने हैं। बिपिन रावत जी की जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद जनरल अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया था। इसके बाद नेशनल अफेयर्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। इस ब्रांड का नाम क्या है ये आप लोग याद रखिएगा। कल्याणी फॉरेस्टा है, क्योंकि पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि कल्याणी फॉरेस्टा न्यूज़ में था, ये क्या शो करता है? तो ये पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसको पुणे में एक कंपनी है ना कल्याणी समूह द्वारा निर्मित किया गया। एक चीज़ और जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस्पात उद्योग की बात करें तो जितना अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में CO2 उत्सर्जित होता है उसका 7% उत्सर्जन जो है इस्पात उद्योग द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेशनल अफेयर्स की अगली न्यूज में पीएम मोदी ने स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया है। कहाँ पर किया है? राजकोट में किया है, राजकोट में। और राजकोट कहाँ है? गुजरात में है, ये आप लोग जानते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी 22 दिसंबर को वहाँ पर उपस्थित थे। अगर स्वामीनारायण संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी द्वारा स्थापित किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड के न्यूज़ में चलते हैं, यानी इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ में चलते हैं। इसमें सितविनी राबुजा फिजी की नई प्रधानमंत्री बनी है, बस यही इंपॉर्टेंट है। सितविनी राबुजा न्यूज़ में थी, ये कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये फिजी की प्रधानमंत्री बनी है। फिजी की राजधानी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। फिजी की राजधानी जो है वो सुआ है। ये हम लोगों ने एक दिन मैप इन न्यूज़ की सीरीज में भी डिस्कस किया था, आप लोग चाहेंगे तो वो देख लेंगे। इसके बाद वाईकॉम 18 को मिले हैं दक्षिण एशिया 2024 में पेरिस ओलंपिक प्रसारण के अधिकार। वाईकॉम क्या है? जैसे आपका GTB है, NDTV है, ऐसे ही एक वाईकॉम जो है ना वो टेलीकॉम की कंपनी है। इसको प्रसारण के लिए अधिकार मिले हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक को प्रसारित करने के लिए, जो दक्षिण एशिया में होंगे। दक्षिण एशिया में की बात करें तो मेनली भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के बाजार इसमें शामिल है। मतलब इन देशों में वाईकॉम 18 के द्वारा पेरिस 2024 का प्रसारण
पेरिस ओलंपिक 2024 का प्रसारण किया जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज चलती है। तो एनएससी को सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए सेबी की मंजूरी मिली है। एक एक चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं। एनएससी और बीएससी दो चीज़ होता है। बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? मुंबई या बॉम्बे में। एनएससी का न्यू दिल्ली में। एनएससी को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और बीएससी को जो है प्राइवेट संघ द्वारा आयोजित किया गया था, पर अभी ये इसमें गवर्नमेंट का भी शेयर है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जान लेते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऐसी कंपनियों के स्टॉक होते हैं जो समाज में परिवर्तन करते हैं, जिनका मेन काम है कि समाज सेवा करना, ना कि प्रॉफिट जनरेट करना। उनको एनएससी रजिस्टर करेगी और वो फंड यहाँ से उठा सकते हैं। इसके बाद कहाँ पे ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है? यूके में चल रहा है, यानी यूनाइटेड किंगडम में चल रहा है। कनाडा, ब्राज़ील जैसे देशों में एसएससी धूमधाम से चल रहा है। इसके बाद सेबी के बारे में अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको जो है ना 1992 में एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था और ये कार्य अपना 12 अप्रैल 1992 को शुरू किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बैंकिंग की अगली न्यूज़ में देखेंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने लॉन्च किया है निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स। तो इस हेडलाइन को ही डिस्कस कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक आपको पता है सिक्योरिटीज़, इसका एक एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ जो है ना एचडीएफसी का एक पार्ट है। इसने लॉन्च किया है निवेशक शिक्षा, यानी जो निवेश करेंगे उनको शिक्षित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है रूट्स। तो अब पेपर पे आ गया रूट्स क्या है, तो रूट्स आपको पता हो जाएगा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ द्वारा लॉन्च किया गया और निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म है, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसमें कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैंने सारा ऊपर बता दिया है। इसके बाद बैंकिंग के ही अगले न्यूज़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता। आईडीएफसी बैंक के बारे में आप लोग जानते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी उसी का पार्ट है। इसने शून्य शुल्क बैंकिंग की घोषणा की है। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क माफ़ कर दिया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद कम से कम 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस बनाए रखने वाले ग्राहकों एवं 25,000 एवरेज मंथली बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो इन लाभों के लिए पात्र होंगे। मतलब जो 25 सेवाएं मुफ्त की हैं ना, वो उन्हीं के लिए होंगी जो 10,000 मंथली अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे या 25,000 मंथली का एवरेज मेंटेन करेंगे, मतलब इससे कम उनका बैलेंस नहीं होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो सीईओ हैं वो वी वैद्यनाथन हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मर्जर और एक्विजिशन की सीरीज में देखेंगे तो रिलायंस जियो ने रिलायंस इंफ्राटेल में 3720 करोड़ रुपए के साथ 100% हिस्सेदारी हासिल की। किसने इसकी अनुमति दी थी? तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसकी अनुमति दी थी। यही अपने यहाँ जो भारत में है ना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यही कंपनियों के मर्जर के लिए शीर्ष शासी निकाय है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद रिलायंस जियो की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। 2007 में स्थापना हुई थी, मुकेश अंबानी जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में देखेंगे तो बेड मीथ को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। बेड मीथ कौन है? इंग्लैंड की एक फुटबॉल प्लेयर हैं, इनको स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इनके साथ ही ना इंग्लैंड के क्रिकेटर जो हैं बेन स्टोक्स दूसरे नंबर पर और शीतकालीन ओलंपिक कर्लिंग चैंपियन यू मुरहेड तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर में हमने तीन लोगों को डिस्कस किया, वेडमीथ को, इसके बाद बेन स्टोक्स को और यू मुरहेड को। तीनों का नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में आरआरआर का नातू नातू जो सॉन्ग था और द लास्ट शो हुए हैं ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट। तो शॉर्ट लिस्ट में की गई जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी है उसमें आरआरआर का नातू नातू इंटरनेशनल फीचर फिल्म में अंग्रेजी के छेलो शो या द लास्ट शो और डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में ऑल दैट ब्रीथ्स। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में एलिफेंट विस्पर्स को शामिल किया गया है। चारों का नाम आप लोग याद रखिएगा, अगर रिसेंट में कोई एग्जाम हुआ तो पूछा जा सकता है। इसके बाद प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से पुरस्कृत किया गया है। कहाँ ये पुरस्कार दिया जाता है? वियतनाम में ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जो भूजल है ना उनसे आर्सेनिक को अलग करने के लिए इन्होंने एक सस्ती निस्पंदन प्रणाली
प्रणाली को विकसित किया है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर अन्य चीज़ों की बात करें, प्रोफेसर प्रदीप जी द्वारा पुरस्कार जो मिले हैं वो 2020 में इनको निक्कई एशिया पुरस्कार, 2018 में विश्व विज्ञान अकादमी पुरस्कार, 2008 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला हुआ है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की अगली सीरीज में देखेंगे तो सुदीप और शोभना ने 2021-22 के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता हुआ है। सुदीप सेन ने अपनी जो शैली है ना, अपनी शैली एंथ्रोपोसीन क्लाइमेट चेंज कैंटेग्रियन के लिए जीता है, और संतावना और शोभना कुमार ने उनके हाइबुन संग्रह ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के लिए जीता है ये पुरस्कार। इसके बाद कौन देता है, ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता जो है ना, SK राय को सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टैगोर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 2018 में इसको मैत्रेय पब्लिशिंग फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार को सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2020 में एक पुरस्कार दिया गया था ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को यह पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। पहला पुरस्कार दिया गया था 2018 में ही। प्रथम विजेता जो थे वो कबीर थे। क्यों दिया गया था? कबीर के 100 कविताओं के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में अगला है UIDAI को मिला है सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए शीर्ष डेटा सुरक्षा पुरस्कार। UIDAI को कल गृह एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको एक और पुरस्कार दिया था UIDAI को, क्योंकि इनकी बिल्डिंग जो है ना ऊर्जा एफिशिएंट थी, यानी एनर्जी एफिशिएंटली काम कर रही थी, इसलिए इनको प्रथम पुरस्कार दिया गया था पूरे भारत में। इसके बाद UIDAI को डेटा सुरक्षा परिषद यानी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्य प्रणाली पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? गुरुग्राम में ये पुरस्कार दिया गया है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। गुरुग्राम जो है हरियाणा का पार्ट है और NCR में भी आता है। अगर भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की बात करें यानी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत में डेटा सुरक्षा का एक प्रमुख निकाय है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसको NASSCOM के द्वारा ना अगस्त 2008 में स्थापित किया गया था DSCI को और विभिन्न लोगों को ये मदद करता है, जैसे सरकार, नियामकों, उद्योग संघों के लिए थिंक टैंक के साथ संलग्न है, अलग अलग लोगों को अलग अलग मदद करता है। अगर DSCI के मुख्यालय की बात करें तो वो नोएडा में है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र एस पवार जी DSCI के अध्यक्ष भी हैं। CEO विनायक गोडसे हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे NHPC ने जीता है भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंपनी का पुरस्कार, प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार। तो NHPC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रो पावर जनरेशन यानी नदियों से विद्युत जनरेशन में काम कर रही है, उसको बोला जाता है इंडिया में NHPC। इसको 15वें इनरिटिया अवार्ड 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक विद्युत प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया? इसको जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जल विद्युत में काम करने के लिए अवार्ड दिया गया है। ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया ही है। इसके बाद यह पुरस्कार जो है ना वो इनर्टिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इनर्टिया हिंदी में पढ़ा जाता है, इनर्सिया जो है वो इंग्लिश में पढ़ा जाता है, इनर्सिया। इसके बाद NHPC का मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद, ये भी हरियाणा में ही है और NCR का पार्ट है। इसके बाद अपॉइंटमेंट की सीरीज में देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड वर्मा को सर्वोच्च राजनयिक पद के लिए नामित किया है। इसके बाद एक चीज़ जानने वाली बात यह है कि रिचर्ड वर्मा जी जो है ना ओबामा प्रशासन में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत और विधायी मामलों में सहायक विदेश मंत्री भी थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्पोर्ट्स की सीरीज में देखेंगे तो सैम कुरियन IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। कितने में बिके हैं? 18.5 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है पंजाब किंग्स के द्वारा। इसके बाद 2023 का सीजन जो है वो IPL की नीलामी केरल में हो रही है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा? ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो पिछले वर्ष 15.25 करोड़ रुपए के साथ मुंबई इंडियंस ने इनको खरीदा था। IPL के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग जो भारत के पुरुषों की T20 फ्रेंचाइज लीग है, इसकी स्थापना BCCI द्वारा 2007 में की गई थी। IPL के मौजूदा अगर अध्यक्ष की बात करें तो ब्रजेश पटेल जी इसके मौजूदा अध्यक्ष हैं। इसके बाद दिसंबर 2022 में IPL
डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है और एक डेकाकॉर्न बन गया। डेकाकॉर्न को अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी। सबसे सफल टीम की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस 5 टाइटल। मुख्यालय कहाँ पर है आईपीएल का, तो वो मुंबई में है। सर्वाधिक रन की अगर बात करें तो विराट कोहली 6624 रन, और सर्वाधिक विकेट की बात करें तो ड्वेन ब्रेवो। इसके बाद डेकाकॉर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेकाकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका मूल्य जो है वो 10 अरब डॉलर होता है। 10 अरब डॉलर होता है। यूनिकॉर्न क्या होता है? वो कंपनी जिसका मूल्य 1 अरब डॉलर होता है, यानी एक डेकाकॉर्न बराबर 10 यूनिकॉर्न। डेका बराबर 10 होता ही है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में अनुराग ठाकुर ने ओलंपिक में कर्नाटक कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। जो भी विजयी टीम होंगे उनको अटल ट्रॉफी और 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। इसके बाद असम से न्यूज़ है। असम के मुख्यमंत्री ने असम के धेमाजी में 1220 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी है। इस पूरे परियोजना को बीकाखोर बाबे एटा पोखे कहा जाता है, यानी विकास पहलों के लिए एक पखवाड़ा शुरू किया गया है। यही इसका इम्पोर्टेंट है कि ये योजना कहाँ पर शुरू की गई थी, तो ये योजना असम में शुरू की गई थी। इसके बाद बांदीपोरा में आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर का पहला जनजातीय शीतकालीन पर्यटन महोत्सव बांदीपोरा में आयोजित किया गया है। इसमें कौन कौन से जनजाति मेनली जो पार्टिसिपेट करने वाली हैं वो हैं गुर्जर, बकरवाल। इन्होंने एक प्रदर्शन किया है गतका एक तरीके का नाच है जिसमें सैन्य प्रदर्शन किया जाता है। लड़ाई के तरीके से ये नृत्य लड़ा जाता है गुर्जर और बकरवालों के बीच, ये हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद वहाँ पर केटसन जनजाति भी है जो शीतकालीन महोत्सव में अपनी तरह का पहला आयोजन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद पोंगल के बारे में जान लेते हैं। पोंगल मनाया जा रहा है तमिलनाडु और श्रीलंका में जो तमिल रह रहे हैं उनके द्वारा। इनको पोंगल या ताई पोंगल कहते हैं। फसल कटाई के दौरान यह आमतौर पर मनाया जाता है और आमतौर पर 14 जनवरी के आसपास होता है। 3 दिनों का ये उत्सव होता है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहते हैं और तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद मैपिंग न्यूज़ की सीरीज़ में आज हम श्रीलंका को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि श्रीलंका दक्षिण एशिया में एक द्वीप है जो व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने वाला है। इससे भारतीय रुपये को मजबूती मिलेगी। यह सार्क का संस्थापक देश है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1948 में एक डोमिनियन बन गया था और 1972 में डोमिनियन से गणतंत्र बना। इसका नाम श्रीलंका गणराज्य रखा गया। राजधानी इसकी 2 हैं, एक कोलंबो, एक श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। मुद्रा यहाँ की श्रीलंका रुपया है। सार्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सार्क में 8 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। मतलब भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वो चाइना और म्यांमार को छोड़ के बाकी जितने भी भारत के पड़ोसी राज्य हैं वो सब इसके सार्क के जो है वो मेंबर्स हैं, और म्यांमार की जगह आप मालदीव्स को जोड़ सकते हैं। बस इतना ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।